अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का और ये सवाल जो है पाकिस्तान के अब गली कूचों में जो है वो जब इलाके सील हो रहे हैं तो वहाँ पर पूछा जा रहा है कि जनाब, और हर इलाके को अपनी फ़िक्र है कि जनाब क्या स्मार्ट लॉकडाउन के अंडर जो है हम भी आ जाएंगे। इंसानी ज़िंदगियों का सवाल है और सूरत हाल ये कि अगर खुदा ना खास्ता किसी का कोई प्यारा जो है इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है तो उसे बेड नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल्स के वो चक्कर काट रहा है लेकिन उसको कहीं पे बेड नहीं मिल पा रहा है, बड़ी मुश्किलों से मिल रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिल रहा है तो फिर उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। और वो बहुत, इस वक्त मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर, लेकिन हमने भी जब बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल से बात की और वो अपनी जब लिस्ट फराहम करते हैं, उनके जो अखराजात सामने आते हैं तो फिर वो उसको साबित कर रहे होते हैं कि किस तरह से ये इतना ज़्यादा बिल बन रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी एक बड़े पैमाने पर सब्सिडी मिलनी चाहिए थी ताकि वो आखिर में जो है वो आवाम को मिलती। प्राइवेट हॉस्पिटल जो भी खर्चे कर रहा है उसका क्लाइंट तो वो मरीज ही है जो उसके पास पहुंच रहा है, उसने वो सारे खर्चे उसी से निकालने हैं, लेकिन इसको कारोबार ना बनाया जाए। वो प्राइवेट हॉस्पिटल जो इस वक्त इसको अपॉर्चुनिटी जान रहे हैं और इसके जो है इसे कारोबार की तरफ लेके जा रहे हैं। जो आपके अखराजात हैं या जो ज़रूरी हैं वो तो चलें माना जा सकता है, लेकिन जो ब्लैकमेलिंग हो रही है इस वक्त उस पर जो है बहुत ज़्यादा नोटिस लेने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पिछले दिनों अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर मॉनिटर करूंगा कि जनाब कहाँ पे एसओपी पे अमल हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। जो ग्रास रूट लेवल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब ये इस सिलसिला शुरू हुआ था तो हमने बात की थी कि जनाब ये जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं या जो लोगों की मदद की बात कर रहे हैं, इसमें अपने जब तक आप लोकल गवर्नमेंट को या जहाँ लोकल गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पर ग्रास रूट लेवल पर जो क्यादत है आपकी एमएनएज एमपीएस के तहत या चलें ब्यूरोक्रेसी के तहत, उसको जब तक आप बाख्तियार नहीं करेंगे, उसे अथॉरिटीज़ नहीं देंगे तो उस वक्त तो बात चलेगी नहीं। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि ये मामले को जो है ये बहुत ख़तरनाक तरीके से आगे बढ़ रहा है। लॉकडाउन जो है वो नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में, इसकी बड़ी वाज़ेह बात जो वफाकी हुकूमत ने कर दी है, क्योंकि अगर आप लॉकडाउन करेंगे या कर्फ्यू लगाएंगे तो फिर अगला सवाल होगा कि लोग खाएंगे कैसे, लोगों को रोटी कैसे मिलेगी। तो ये बहुत ज़्यादा एक बड़ा सवाल है। अब जो कि अब ये कि स्मार्ट लॉकडाउन है और जहाँ पर केसेस ज़्यादा हैं पंजाब में, केरल में वहाँ पर हो गया है, सिंध में भी आज रात से शुरू हो रहा है कि जो मुख्तलिफ एरियाज़ में जहाँ पे केसेस ज़्यादा हैं वहाँ पे उनको बंद किया जा रहा है, लेकिन सब कुछ जो है वो तकरीबन खोल दिया गया है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत सबको जो है वो सब कुछ नहीं दे सकती, फाइनेंस नहीं दे सकती, उनको राशन नहीं दे सकती, तो लोग खुद ही मैदान में कूदें और कमाएं। तो फिर उसमें कैसे कमाएं ऐसे वक्त में जब मईशत का बहुत बुरा हाल है और लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी पेश की थी वजीर आजम पाकिस्तान ने कि जनाब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो बहुत कुछ कर सकती है और उससे लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो क्या वाकई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर किसी भी तरह की जब बिल्डिंग्स बनती हैं या मकानात बनते हैं छोटे बड़े, छोटे इलाकों में, बड़े इलाकों में, बड़े शहरों में, तो क्या इसमें कितनी जान है, ये हम थोड़ा सा आज के प्रोग्राम में जानेंगे। और उसके साथ साथ वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो कराची आए हैं, पूरे 3-4 महीनों के दरमियान नहीं आ सके, इस पूरा पेंडुलम के दरमियान, और फिर तैयारा हादसा भी हुआ कराची में, लेकिन अब आखिरकार आज तशरीफ लाए हैं। तो उसमें उनकी क्या मसरूफियात हैं और पीटीआई के एमएनए आफ्ताब सिद्दीकी साहब चंद लम्हों में हमारे साथ होंगे और वो बताएंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहसिन शिखानी साहब जो कि चेयरमैन है आबाद के, आपको वेलकम कहते हैं जनाब। इसके साथ साथ हमारे साथ इस वक्त स्काइप पर मौजूद हैं महविश खान जो कि कंसल्टेंट हैं, तजियाकार हैं, इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट है, उसके वाले से ऑपरेशनल मैनेजर है milan.com की। और आप इसके साथ साथ हमारे साथ सैयद कुमार हैदर शाह साहब लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मोहसिन शिखानी साहब, ये जो बजट आया है इस बजट के हवाले से फरमाएं, आप क्या समझते हैं कि ये बजट कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि इसमें कोशिश की गई है कि जो रिलीफ दिया जा सकता है जिस हद तक दिया जा सकता है, वो कि हम IMF के हाथों झगड़े में बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी जो कोशिश की गई है कि दिया जाए। ये जो बात की गई थी कि जो बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, डेली वेजेस का बहुत बड़ा नुकसान है, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से उनको कुछ आसरा मिल सकता है, तो कुछ नज़र आ रहा है, कुछ उनको कुछ आपको असबाब नज़र आ रहे हैं इस बजट की वजह से? देखिए, जो पॉलिसीज़ हैं वो तो नज़र आ रही है। इससे पहले भी डेढ़ महीने पहले रमज़ान में भी कंस्ट्रक्शन के लिए स्पेशल पैकेज प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया और उसमें भी यही था कि काम क्विक स्टार्ट हो। देखिए, इंटरनेशनली जो हालात है पूरी दुनिया के, उसमें हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम अपने मुल्क में इंटरनल जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको फीडबैक करें
बैकअप करना है, और दूसरा ये कि जितनी हमारी लोकल रिक्वायरमेंट है, जो शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग है, वर्ल्ड बैंक की रिकॉर्ड है 12 मिलियन घरों की शॉर्टेज है, तो हम वो अचीव कर सकते हैं। मतलब वो शॉर्टफॉल है जो लोअर तबका है, बिलो द लोअर तबका, जिनको पास घर नहीं, कच्ची आबादी, स्लम्स वगैरह में रहता है, उनको अगर हम प्लान स्कीम में लाएंगे तो वो बेहतरी की तरफ भी होगा, इकोनॉमी की तरफ भी आपकी एक्टिविटी। लेकिन इसमें तो एक टाइम पीरियड एक बहुत बड़ा सवाल है ना, कि अभी लोगों को अपने प्यारों की फिक्र लगी हुई है, अभी खुदा न खास्ता जिसके घर में जो भी मुश्किल आई हुई है, लोग वो देखेंगे या ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या करेंगे लोग? ये इंडस्ट्री आप क्या समझते हैं कि इसी दरमियान में इसकी ज़रूरत है? अभी आज ज़रूरत है हमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, और आज क्या ये खड़ी हो सकती है? देखिए, पॉलिसीज तो कोई एक दिन के लिए तो नहीं दी जाती, पॉलिसीज तो कभी भी कहीं भी दुनिया में तो 50 साल 100 साल की पॉलिसीज दी जाती है। हमारी तो एक बदकिस्मती है कि हम 1 साल की कंप्लीट पॉलिसी भी नहीं दे सकते, अगले साल फिर नई पॉलिसीज आ जाती है। यही एक वजह है जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं होने की वजह से हमारी जो इकोनॉमी को इफेक्ट। अभी आप बताएं ना, अभी क्या हालात हैं? अभी इमीडिएटली आप ये समझे कि जो प्रोजेक्ट चल रहे थे वो एक्टिव है, लेकिन उसमें भी जो पेमेंट्स पब्लिक से आनी है वो हाफ हो गई है, मतलब आधी पेमेंट आ रही है, प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है वो हाफ हो गई है, मतलब वो उस स्पीड से नहीं चल रही। लेकिन कोरोना एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया में, अगर किसी के घर में ये प्रॉब्लम है तो आप ये समझे कि वो बाकी काम तो नहीं कर सकेगा, या वो इन्वेस्टमेंट्स का या नहीं सोचेगा, वो पहले अपने फैमिली को, अपने घर को देखेगा। और जो एक्टिविटीज शहर की है, और जो लास्ट 3 महीने गुजरे हैं, हम टोटल लॉकडाउन वाली सिचुएशन है, ना कोई काम हो रहा है, ना जब तक एक पूरी सब इंडस्ट्री नहीं होगी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, पूरा एक सिस्टम नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इस तरह पार्टली नहीं चलेगी। आपको उसके लिए मटेरियल भी ये जो इस बजट के जरिए मकसद ये आपकी 41 डायरेक्ट इंडस्ट्रीज हैं जो आपसे वाबस्ता हैं, और तकरीबन 72 इनडायरेक्ट मिला के एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो ये सब जो एक्टिवेट हो गई हैं, सब में कोई खुशखबरी की लहर दौड़ी है कि जनाब चलें अब कुछ कारोबार बढ़ेगा, कुछ रेट पे आएगा? देखिए, ये तो आपको नजर आता है स्टॉक एक्सचेंज से, जब आपका सीमेंट का शेयर बढ़ता है, जब स्टील के शेयर बढ़ते हैं, तो यही फोरकास्ट होती है कि आने वाले वक्तों में ये एक्टिविटीज होंगी, और वो नजर भी आ रहा है, पॉलिसीज भी नजर आ रही है। हमें भी ये लग रहा है कि साइज ऑफ जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है वो डबल हो जाएगी, मोर देन डबल हो जाएगी। तो ये, लेकिन आपको टाइम पीरियड देने को तैयार नहीं है। लेकिन टाइम पीरियड आप कैसे दे सकते हैं इस हालात में? आपके पास, आपको खुद नहीं पता कल मैं साइट शुरू करूंगा, लॉकडाउन होगी तो वो साइट्स बंद हो जाएगी, आपके पास पेमेंट्स आनी है, आपके पास फाइनेंस के प्रॉब्लम्स है, आपको सारी चीजों को अभी तक फाइनेंस बहुत बड़ा इशू है, जो इंडस्ट्री का दर्जा तो मिला, लेकिन बैंकों को जब तक हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे कि वो अपना मॉर्गेज। मैं आपकी तरफ आता हूँ, ये फरमाएं क्या ये जो एक पेशकश की गई है कि जनाब आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आप जो है जो पैसा ला रहे हैं वो कहाँ से लेकर आ रहे हैं, तो या तो जिन लोगों ने अपनी तिजोरियों में अपने ये कहना चाहूँ कि बेसमेंट्स के अंदर बल्कि और पता नहीं कहाँ कुछ छुपा के रखा हुआ है, तो वो तैयार हो गए कुछ पैसा निकालने के लिए? क्या लोग तैयार हैं कि अब वो कुछ इन्वेस्टमेंट करें और इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी जाने? क्या आप समझती हैं कि रियल एस्टेट के अंदर या कंस्ट्रक्शन की फील्ड के अंदर जो है जो लोग इंतजार कर रहे थे अब वो मैदान में कूद गए हैं? महविश जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच रिजवान फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं इस लिहाज से कहना चाहूंगी कि ये जो एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट का है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम से पूछा आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ये एक कॉमन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए किया गया है। तो मैं गवर्नमेंट के इससे इनिशिएटिव से काफी हम लोग रियल एस्टेट के उसमें बहुत मेरा ख्याल से रिलीफ भी आया है। इसके अलावा जो टैक्सेस की जो रिलैक्सेशन हुई है, कैपिटल गेन टैक्स की तरफ से जो रिलैक्सेशन हुई है, ये देखिए ये सारे इकदाम है। गवर्नमेंट चाहती है कि एक इंडस्ट्री जो रियल एस्टेट की जो सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, उसको रिकग्नाइज किया जाए। और मोर एंड मोर पीपल, आप देखिए कि हर एक बंदा जो है वो रियल एस्टेट में है, हर एक बंदा किसी ना किसी तरह के इन्वॉल्वमेंट में है। आपकी परचेजिंग है, बाइंग है, आपकी रेंट है, everything in the country revolves around real estate basically. So I think इस इनिशिएटिव को हमें काफी इंकरेज करना चाहिए, बजाय इसके कि हम इसको जो है बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करें। अगर गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लिया है उसको हम वो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताया ना कि मार्केट की पोजीशन क्या है? वो एक इनिशिएटिव तो खैर अच्छा है या बुरा है, ये अलग डिबेट है, आप मान लेते हैं अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन मार्केट की पोजीशन है क्या? क्या वो लोग जो डेली वेजर्स खासतौर पे और वजीर आजम साहब लफ्ज इस्तेमाल करते हैं छाबड़ी वाले, या जो लोग बेरोजगार हो गए थे, जिनकी बहुत मुश्किल में थे, उनको क्या इस सेक्टर के अंदर कुछ अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है? कुछ आपको नजर आ रहा है, कुछ बिल्डिंग्स खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं?
देखिए अभी तो जिस तरह अभी मोहसिन शखानी साहब ने भी बात की कि ऑफ कोर्स इट्स अ बिट स्लो राइट नाउ बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू पाकिस्तान एक मेजर चैलेंज से गुजर रहा है, नॉट जस्ट पाकिस्तान इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो एक पेंडेमिक की सिचुएशन आई हुई है, हर एक बंदा मुश्किल में है, हर एक बंदा घबरा रहा है अपना पैसा निकालने से, इवन दो गवर्नमेंट ने भी रिलीफ पैकेजेस अभी दिए हैं। तो उसको एडजस्ट करते करते एब्जॉर्ब करते हुए टाइम तो आपको पता है थोड़ा सा लगेगा, लेकिन थोड़ा सा मार्केट में ये भी है कि लोग अब वापस नॉर्मल रूटीन की तरफ आ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ जिस तरह आपने बताया कि पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन है, कराची में भी लॉकडाउन हो रहा है, एंड इट इज हैपनिंग इन अ वेरी स्मार्ट मैनर। सो पीपल आर कमिंग बैक टुवर्ड्स नॉर्मल बिजनेस लाइफ एंड आई हैव हर्ड दैट देयर आर लॉट ऑफ के कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो रही है, स्पेशली चूंकि विद होल्डिंग टैक्स जो है आपका सीमेंट और दूसरे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में आपका नहीं है। सो आई थिंक इट्स वी शुड लुक मोर टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड इन द मार्केट। ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा महविश, लेकिन अब कुमैल मुझे फरमाएं, सिंध गवर्नमेंट के हवाले से बहुत से सवालात उठाए गए। आपने कहा नेक कामों में हम अपना नाम जाहिर नहीं करते, फोटोग्राफ नहीं खींचते, मीडिया नहीं बुलाते, तो इस तरह राशन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो अब ये जो सूरत हाल है जिसमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, तो मैं भी अभी आपसे अस्पतालों की सूरत हाल तो नहीं पूछूंगा कि सरकारी अस्पताल की क्या पोजीशन है, लेकिन मुझे ये फरमा दें कि हुकूमत जो है, खासतौर पर सिंध गवर्नमेंट जो है, वो क्या कर रही है लोगों के लिए, खासतौर पे कुछ माशी तौर पे उनको मैदान में लाने के लिए। जो बजट आया है और अभी सिंध का बजट आ रहा है कल, और पहली बार जो वर्चुअल एक इजलास होने जा रहा है, तो किस तरह ये बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों के लिए जो इसमें फाइनेंशियल तौर पर फंसे हुए हैं, तो क्या कर रही है सिंध गवर्नमेंट इस सिलसिले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आपको जितने भी हमारे जर्नलिस्ट हैं सबको अस्सलाम। और ये आपको पता है सर, आप ही के टॉक शोज पे, आप ही के चैनल्स में और मीडिया में ये दिखाया कि सिंध गवर्नमेंट के क्या इक़दाम थे और सिंध गवर्नमेंट ने क्या इक़दाम इस कोरोना के लिए किए थे। और अभी दिया है इस कोरोना के हवाले से भी, ओवरऑल सिनेरियो पे क्या, जब आप देख रहे हैं कि हमें इतना ज्यादा पेंडेमिक ने हिट किया है, इतना ज्यादा हमारे पास वो वसाइल नहीं है, उसके बावजूद 20 अरब रुपए रखे गए हैं हेल्थ पे पूरे पाकिस्तान पे। और जो हमारा मेन चीज है, जो हमारा क्रॉप है सर, जिसपे हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड, वी आर कंट्री एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, और उस पे जो बजट बनाया गया है, उस बजट पे टिड्डी बिल जिन्होंने हमारा क्रॉप पूरा कर दिया है, उस पे 10 अरब रुपए रखे गए पूरे पाकिस्तान के लिए, जिसमें बलूचिस्तान है, जिसमें KPK है, जिसमें पंजाब है, जिसमें सिंध है, हम सब उस पे आ रहे हैं। और उसके 10 अरब, यानी आप जो है वो बजट पे तनकीद कर रहे हैं कि जनाब विफाक ने, क्योंकि बजट का जो प्रोसेस है वो सही नहीं दिया, तो इसलिए फिर आप जो है वो डिलीवर उस तरह से नहीं कर पाएंगे जो आप शायद करना चाह रहे थे। जी हम तो सर ये बता रहे हैं कि आपके इसी टॉक शो पे मुझे याद है मैं बैठा हुआ था कि पीपल आर कंफ्यूज्ड। सिंध गवर्नमेंट एक स्टेटमेंट दे रही है कि भाई लॉकडाउन होना चाहिए। आप जी, आपकी ऑडियो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम कर रही है, तो हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। नाज़रीन, इस वक्त बहुत ही ज़्यादा जो ख़तरनाक सूरत पूरी दुनिया की है, उसमें पाकिस्तान और बल्कि ये पूरा जो रीजन है इसमें इस वक्त बेनता मुश्किल के अंदर है, क्योंकि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ा सवाल जो है फाइनेंस का है कि अगर लॉकडाउन होते हैं या कर्फ्यू होते हैं या हैं और अगर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगती है तो हम अपनी मईशत को, अपने लोगों को कैसे उठा पाएंगे। और इसी बात का इज़हार कई बार प्राइम मिनिस्टर ने किया। मोहसिन शखानी साहब, फरमाइए कि अब जो ख़ासतौर पर कराची जो कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जहाँ पर और कंस्ट्रक्शन के लिहाज से भी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त जो है कराची में मौजूद हैं और कल जो है मुख्तलिफ मीटिंग्स हैं मुख्तलिफ हवालों से, तो आप क्या समझते हैं, क्या मुतालबा है जो आप सामने रखना चाहेंगे कल कि जिस पर आप समझते हैं फौरी तौर पर एक्शन होना चाहिए? देखिए, हमारी तरफ से अभी 2 मुतालबात हैं। जी, एक तो यह है कि आप
जितना क्विक स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये अप्रूवल्स के जो सिस्टम से ऑल ओवर पाकिस्तान जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उनको कहें कि कानून के मुताबिक चीज़ों को चेक करें। ठीक है। हमारे जो कंसल्टेंट है, हमारे जो आर्किटेक्ट है, वो ऑलरेडी सबमिट कर देंगे। आप उन चीज़ों को देखें कि जो हम लॉ में वही सबमिट करते हैं वही आप अप्रूव करते ठीक है। हैं, तो वो काम इमीडिएटली शुरू, अप्रूवल के प्रोसेस खत्म हो जाए। ठीक है। इतने लंबे ना हो। आर्किटेक्ट, आपके स्ट्रक्चर इंजीनियर, आपके प्लम्बिंग इंजीनियर, आपके टाउन प्लानर, आपके रिस्ट्रिक्शन हो कि वो रिस्पॉन्सिबल हो, साथ में डेवलपर हो, बिल्डर हो, वो रिस्पॉन्सिबल हो, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल के सिर्फ ये करें, इस प्रोसेसों में ना जाए। दूसरा, हमारी एक और चाहत है कि जो फाइनेंस के इश्यूज है वो स्टेट बैंक अपनी बैंकों को रिस्ट्रिक्ट करे कि वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में फाइनेंस करे। 12% 15% जो उन्होंने मॉर्गेजेस 60 ट्रिलियन 60.8 ट्रिलियन जो वहाँ पे रखे हुए हैं स्टेट बैंक में, वो आप मार्केट में 2 ट्रिलियन निकालें ताकि एक्टिविटी हो, फंड्स हो, लोगों को आसानी से मॉर्गेज मिले, लोगों को आसानी से फाइनेंस मिले। जो प्रोजेक्ट पब्लिक पैसा नहीं आ रहा, पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रही, कोरोना की वजह से वो प्रोजेक्ट डिले होंगे। इससे बेहतर है कि हम फाइनेंस बोरो करके काम तो शुरू रखें, एक्टिविटी चले। हमारी एक्टिविटी चलती है तो 72 इंडस्ट्री चलती है, आपको लोगों को जॉब भी क्रिएट होती है, आपको जितने फास्ट ट्रैक। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा इशू ये भी तो है कि पिछले अगर हम 3 सालों में देखें तो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने वैसे भी बहुत चैलेंजिंग रहा है, तो उसमें बहुत सारे इश्यूज थे, वो उसमें मैं आपकी तरफ आता हूँ। लेकिन आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने भी ज्वाइन किया है, मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, सबसे पहले तो फरमाइए कि बहुत इंतज़ार था कराची वालों को प्राइम मिनिस्टर का, और यहाँ से 14 एमएनएज आपके अब आखिरकार प्राइम मिनिस्टर जो है वो कराची में मौजूद हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जनाब कल जो है वो कोई ख़ास खबर जो आप हमें देना चाहें कि कोई ख़ास खुशखबरी शहर के हवाले से? 3 हॉस्पिटल भी वफाक के तहत आ गए हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल, पूरा पाकिस्तान ही मुश्किल में है और कोरोना के हवाले से कराची भी मुश्किल के अंदर है। आफ्ताब सिद्दीकी साहब। जी रिजवान, बहुत शुक्रिया। और प्राइम मिनिस्टर से आज हमारी मीटिंग हुई है, और जो अभी मैं आपका सुन भी रहा था थोड़ी देर पहले, जो कोरोना के बाद जो कोरोना के पैंडेमिक का ये सिलसिला चल रहा है, इसमें जो बजट आया है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख का एक बेहतरीन बजट है इस लिहाज से कि इन हालात में जबकि पूरी माशी सूरत हाल ख़राब है, अबतर है पूरी दुनिया की, ना इम्पोर्ट है ना एक्सपोर्ट है, और रेवेन्यूज़ ड्रॉप हो चुके हैं। इन हालात में लोगों का ख्याल करते हुए जिस किस्म का रिलीफ दिया गया है वो एक बहुत बेहतर रिलीफ है। और कल ही असद उमर साहब ने अपनी बजट स्पीच में कराची के हवाले से 2 प्रोजेक्ट को बहुत हाईलाइट किया। एक K4 का मंसूबा जो पिछले 12 साल से सिंध गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से तातुल का शिकार है, और इस मंसूबे को 2018 में ख़त्म हो जाना चाहिए था, और उसके तहत हमें जो पानी मिलना था 600 MGD, वो शॉर्टफॉल है, और पिछले 12 साल में एक भी बूंद एडिशनल पानी कराची को नहीं मिल पाया। तो एक अच्छी बात हुई कि K4 के बाद आज हमारी भी बात हुई है प्राइम मिनिस्टर से इस सिलसिले में। और दूसरी KCR की, और KCR एक ये मंसूबा 1992 से तातुल का शिकार था। इसके अलावा कई और कराची के हवाले से हुए, और हमारा एक और भी प्रेशर था फेडरल गवर्नमेंट पे, जिस पे हमारे अपोजिशन लीडर फरदौस शमी, अली मादिर शेख काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते आ रहे हैं। जो कराची के साथ जो ज्यादतियाँ से प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर रही है, और 18 अमेंडमेंट के बाद जो कराची का हक बनता था, हमने NFC को लिंक करने की रिक्वेस्ट की है कि PFC के साथ उसे लिंक किया जाए, जिस तरह NFC के तहत फेडरल जो है अपने पैसे देती है तमाम प्रोविंसेस को, इसी तरह प्रोविंसेस जो है ना PFC के थ्रू शहरों को उनकी आबादी, उनकी पॉपुलेशन, उनके एरिया के मुताबिक जो है ना उनका हक दिया जाए। दूसरा, हमने ये भी कहा है कि जो बल्दियात का स्ट्रक्चर कराची में है वो बहुत ख़राब है, और उसमें तमाम पावर्स पीपल्स पार्टी ने अपने पास ले लिए, चाहे वाटर बोर्ड हो या सीवरेज हो। इसमें आफ्ताब सिद्दीकी साहब बात ये कि सारी बातों में ये उसी वक्त मुमकिन हो सकती है कि जब सिंध गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, क्योंकि आप ये जो बल्दियाती पावर्स की बात कर रहे हैं ये प्रोविंशियल मैटर है। जब तक यहाँ पे एक्ट मंजूर नहीं होगा सिंध असेंबली में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, तो उस वक्त तक तो वो अमल में नहीं आ सकता है। इसी तरह जो आप कराची सर्कुलर रेलवे की बात कर रहे हैं, या आप जो है वो K4 की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए भी चीफ मिनिस्टर को ऑन बोर्ड लेना बहुत जरूरी है। देखिए, 2 चीजें, वो K4 का मंसूबा जो पिछले 2 साल से होल्ड अप पे है,
हमने ये भी कहा है, तमाम पार्टी ने भी, सब लोगों ने सिंध गवर्नमेंट को, कि भाई आप टेक्निकली बताएं ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं शुरू हो रहा। जो फेडरल की जो इन्वेस्टमेंट थी वो फेडरल गवर्नमेंट अपना कंट्रीब्यूशन दे चुकी है 12.1 बिलियन। फर्दर जो रिक्वायर्ड है उसके लिए आप हमें बताएं, नंबर 1। नंबर 2, हम ये समझते हैं जो करप्शन का बाजार सिंध में हुआ है, जो सिंध की सूरत हाल है, ना पानी है, ना सीवरेज है, ना रोड है, ना सड़कें हैं, ना हेल्थ और एजुकेशन की सूरत हाल है, इसमें हम समझते हैं कि फेडरल को इंटरवीन करना चाहिए, 149(4) का इतलाक करना चाहिए और 149(4) के तहत इसको जो है ना फेडरल एडवाइस करे सिंध गवर्नमेंट को, और अगर वो नहीं समझती है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, या फिर इसके अलावा इस पे फाइनेंशियल इमरजेंसी की भी हमारे अपोजिशन लीडर ने डिमांड की है फेडरल से कि आप देखें, अब वो वक्त आ गया है कि सिंध में सिवाय करप्शन के कोई चीज नहीं, चाहे लड़का ना देखें, नवाब शाह सक्कर। ठीक है, लेकिन सर पहले तो मरला ये होता है ना कि मुलाकात हो, थोड़ा सा कुछ सॉफ्ट रवैया अपनाया जाए, जो खासतौर पर जो पैंडेमिक है इसमें जब तक आप सारी हुकूमतों को, खासतौर सूबाई हुकूमत, अपोजिशन को तो छोड़ें, लेकिन जो चले इक़्तिदार में सूबाई हुकूमतें, उनको जब तक साथ नहीं बैठाएंगे तो चीजें नहीं हो पाएंगी। ये तो और हम कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएंगे अगर हम इस तरह का कोई सख्त एक्शन जो है पीटीआई लेती है वफाक की जानिब से। देखिए, दो चीजें हैं ना, एक तो ये है कि हम क्या समझते हैं जो सिंध में और कराची में हो रहा है, दूसरा फेडरल से रिक्वेस्ट करना और डिमांड करना हमारा फर्ज बनता है। एनसीसी की मीटिंग में, एनसीओसी की मीटिंग में मुस्तकिल चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, इनके मिनिस्टर सब इंगेज हैं प्रसाद उमर और टीम के साथ, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस के ऊपर वो मीटिंग्स अपनी चल रही हैं। और हम भी इस पैंडेमिक पे भी हम समझते हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने सियासत की है, लोगों को राशन नहीं पहुंचाया, जो उनकी जिम्मेदारियां थी उन्होंने पूरी तरीके से वो जिम्मेदारियां अदा नहीं की। मां सिवाय दो मिनिस्टर और एक मुशीर के साथ जो है ना ये पूरा सिलसिला लेके चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद नहीं। इसमें आफ्ताब साहब जो बड़ा होता है, प्राइम मिनिस्टर जो है तो मुल्क के सरबराह हैं, ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं ये तो मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हो ही रही हैं, आपकी तरफ से उठाई जा रही हैं, आप सिंध गवर्नमेंट को कह रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट वफाक को कह रही है, लेकिन अभी जो सूरत हाल है, जो लोग मर रहे हैं, लोगों की जानों का मसला है, इसमें तो बैठ के और आगे की जानिब जो है वो पेशरफ अपनाई जाए, एक दोस्ती का हाथ किसी हद तक बढ़ाया जाए कि जनाब ये सारी करप्शन के मामला जो होते रहे, जो नैब के केसेस हैं, ये बहुत सारी चीजें ये आगे जाके देख लेंगे, अभी मिलके बैठ के लोगों की जानें बचा लेते हैं। देखिए रिजवान, वो तो अपना सिलसिला चल रहा है, पैंडेमिक के हवाले से तमाम चीज़ें जो है ना ऑन बोर्ड हैं और इनको तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई एनडीएमए के थ्रू, फेडरल गवर्नमेंट ने परचेसेस करके सिंध गवर्नमेंट को, बाकी प्रोविंसेस को भी दिए हैं, वो अपनी जगह। इसके साथ साथ कारोबारी जिंदगी भी चलना चाहिए, कारोबार भी चलना चाहिए, जिंदगी भी चलनी चाहिए। मैं कारोबारी की तरफ आता हूँ और आपका बहुत तजुर्बा है कंस्ट्रक्शन की फील्ड के हवाले से, आफ्ताब साहब हमारे साथ रहिएगा, लेकिन महविश में आपकी तरफ बढ़ता हूँ। महविश ये बताएं कि ये जो चैलेंज है गैस के हवाले से बड़ा इशू रहा, जो बड़े प्रोजेक्ट्स बने उसमें अभी भी कराची में जितने भी नए प्रोजेक्ट्स बने उनमें कहीं पर गैस नहीं है, जो क्या एलपीजी सिलेंडर होते हैं मेरे ख्याल से वो यूज हो रहे हैं। इसी तरह से पानी का एक बहुत बड़ा मसला है, पानी नहीं है कि जनाब उन नए प्रोजेक्ट्स में दिया जा सके। अब ये जितनी कंस्ट्रक्शन होगी खासतौर पर कराची के हवाले से, तो ये जो फैसिलिटीज हैं पानी की और ये चले बिजली तो हर जगह पहुंच जाती है, लेकिन पानी की और गैस की जो है ये कैसे मिल सकेगी? रिजवान देखिए, एक जो इन्वेस्टर आपके पास आता है जो प्रोजेक्ट्स में, सबसे पहले उसको सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। सो मैं अभी आफ्ताब साहब की बात से मैं इसको आगे लेके जाऊंगी कि हमें अपने यही वाले जो कराची में जो इश्यूज हैं गैस के, बिजली के, हमें सिंध गवर्नमेंट शुड यूटिलाइज के, आजकल आपको पता है अभी इमरान खान साहब भी आए हुए हैं, हमें इन्हीं इश्यूज को लेके हमें रिजॉल्व करना चाहिए ताकि आपका इन्वेस्टर जो है वो कहीं पाकिस्तान से बाहर ना भागे, वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए बिल्कुल एक ट्रस्ट के साथ इन्वेस्टमेंट कर सके। और भी इश्यूज है, देखिए करप्शन है, हर जगह करप्शन है, तो हमें सिंध गवर्नमेंट को इसके हिसाब से इश्यूज बिल्कुल बैठ के प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ अपने सारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड करके अपने यही इश्यूज रिजॉल्व करने चाहिए, क्योंकि इन दी एंड रियल स्टेट में लाखों करोड़ों मतलब बिलियंस ट्रिलियंस इसको इसके इन्वेस्टर को सेफ गार्ड नहीं कर सकेंगे, देन वी वुड रियली फेल एज एन इकोनॉमी। अच्छा, ये बताएं कि ये जो बात की जाती थी कि वो पैसा महविश जी आफ्ताब साहब फरमाइए। जी देखें, बिल्कुल सही बात की है महविश ने भी, और इशू है कि कराची में डेवलपर्स को इनकरेज भी करना है, और जो फेडरल गवर्नमेंट ने जो पैकेज दिया है उसके बाद बहुत मोटिवेटेड हैं हमारे डेवलपर और बिल्डर्स, और मेरी खुद भी क्योंकि बिजनेस ये है कंस्ट्रक्शन का, तो मुझे मालूम है कि कितने मोटिवेटेड हैं। जो सबसे बड़ा कराची का इशू है वो कराची सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का है, HBCA का है,
जी, जी, आप देखें हर दूसरे तीसरे महीने जाके एक बिल्डिंग गिर जाती है और फिर ये कहा जाता है कि हम इसकी जो ना लिस्टें बना रहे हैं, कौन सी बिल्डिंग डेंजरस है, कौन सी नहीं है। पहली बात तो ये है कि आप देखें पिछले 2 साल में कितनी बिल्डिंग्स गिरी हैं और किस कदर अमवात हुई हैं, लोग शहीद हुए हैं। ये करप्शन जब तक नहीं रुकेगी, जब तक ये तमाम इलाज सही नहीं होंगे कराची के स्टेट। आपकी बात को बिल्कुल सही है, लेकिन SBCA भी बिल्कुल अब एक्टिव हो गई है। लास्ट मंथ भी उन्होंने तकरीबन राउंड अबाउट 477 बिल्डिंग्स को उन्होंने जो है वो जो इलीगली कंस्ट्रक्टेड थी, जहां पे ये पानी गैस के इश्यूज चल रहे थे, उन्होंने उसको भी हॉल्ट किया उनकी कंस्ट्रक्शन को, और जहां पे जो है कंस्ट्रक्शन रिज्यूम होनी चाहिए दे आर आल्सो डूइंग इट। रिपोर्ट्स उनकी काफी आजकल पॉजिटिव है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। और काफी उन्होंने ऐसे लोग थे जो करप्शन में इन्वॉल्व थे, उनको निकाला भी। आफ्ताब साहब, SBC सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में उन लोगों को निकाला भी गया है। जी जी एग्जैक्टली, उनका डीजी का मतलब माशाल्लाह। जी आफ्ताब साहब फरमाइए। SBC डीजी थे काका मंजूर काका, वो भाग के चले गए कनाडा, वहां बैठे हैं अरबों रुपया कमा के। मेरे कहने का मकसद है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन की परमिशन कौन देता है। आज भी देखें पूरे शहर में पोर्शन बन रहे हैं, कहीं हाई राइजेस बन रही हैं जहाँ की अप्रूवल नहीं है, पैसे लेके ये काम कर रहे होते हैं। ये पिछले 2 महीने 3 महीने। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि कोई खास खुशखबरी जो हम कल प्राइम मिनिस्टर से सुनने वाले हैं, कराची के लोग जो हैं वो। आफ्ताब साहब, आपने कहा कि ये K4 की बात की, आपने बात की कराची सर्कुलर रेलवे की, ये तो पुरानी बातें हैं सर, और इसकी भी कोई डेट अभी कंफर्म नहीं है, कब जो है ये होगा, कोई इसकी डेट फाइनल नहीं है। इस बजट में ग्रीन लाइन के लिए पैसे रखे गए हैं। ग्रीन लाइन का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ फेडरल का और सूबाई सिंध का 19 मई को फैसिलिटी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, जिसके तहत फेडरल गवर्नमेंट बसेस और ऑपरेशन की जिम्मेदारी लेगी। 19 मई को हुआ है और उसके बाद हमने बसेस ऑर्डर कर दिए हैं। इसी तरह कराची बल्दियात के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज दिया है फायर टेंडर का, वो उसकी LCs भी खुल गई हैं, वो भी अगले 8 से 10 महीने में कराची में, क्योंकि आप देख रहे हैं कितने बड़े आग के हादसा होते हैं, उसके लिए अकल और दूसरी चीजें दो। तीसरा ये देखें कि जो कराची में डेवलपमेंट हो रही है और ख़ासतौर से MNA के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हो रही है, हर MNA को जो यहाँ पे पैसे मिले और अल्लाह ताला ने ऐसी बरकत दी है कि आप मोहल्लों में जो बल्दियात का काम था वो अब हम कर रहे हैं MNAs, उससे बड़ा फ़र्क पड़ा है कराची में। और ये 18, 19, 19, 20 और 3 साल का, अभी तक तो 2 साल का हमारे पास बजट आया, थर्ड ईयर का भी आएगा। फिर आप देखिए कि 3 फ्लाईओवर जो नॉर्थ नाज़िमाबाद में थे, बून फ्लाईओवर्स का इफ्तिताह हुआ है। नस्टर रोड के का मेरे अपने एरिया में वो एक रोड बनाई गई है, काफी काम शुरू हो गए हैं। नए प्रोजेक्ट अब देखें, कोई नया प्रोजेक्ट अभी नहीं आ सकेगा। हमारी एक डिमांड ये है एक और भी कि जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसके ऊपर अभी तक जो स्टेट गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अभी थोड़ा सा ब्रेक की तरफ हम बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद जो करते हैं, बहुत सारे आम सवालात हैं इस पैंडेमिक में, इन हालात में कि जब लोगों के लिए अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, सेहत की सहूलतों के हवाले से बहुत आम सवालात हैं, तो उसमें लोगों का जीना भी बड़ा ज़रूरी है। तो माशी तौर पर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ब्रेक के बाद हम इस बजट के हवाले से सवाल करेंगे। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है, पेंडेमिक है, इसमें सर्वाइवल का एक बड़ा इशू जो है मौजूद है फाइनेंशियल तौर पर। ये चैलेंज सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया में इस वक्त जो है मौजूद है, और खासतौर पर तरक्की पजीर ममालिक के अंदर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मोहसिन शेखानी साहब, बहुत ज़्यादा उम्मीद दिलाई थी हमें प्राइम मिनिस्टर ने कि ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जब खुलेगी तो इससे एक बहुत बड़ा फ़र्क जो है वो पड़ेगा और लोगों को जो है वो रोज़गार जो मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र आया नहीं अभी तक। यानी टाइम ये 3 महीने का गुजर गया है। चले 1 महीने उसको ग्रेस टाइम आप दे दें, 2 महीने गुजर गए ऐलान के बाद से भी। आगे भी आप क्या समझ रहे हैं कि कुछ ऐसी सूरत हाल के हमारा एक बहुत बड़ा तबका जो इस वक्त बेरोज़गार हुआ है वो इस तरफ आ जाए, इस इंडस्ट्री की तरफ आ जाए? देखिए, 1.5 महीना हुआ है जो अनाउंसमेंट हुआ है। अनाउंसमेंट होने के बाद जो उम्मीद है वो डॉक्यूमेंटेशन होनी है। प्रोविंशियल सब्जेक्ट भी है साथ साथ, जैसे ही फेडरल सब्जेक्ट है ऐसे प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। प्रोविंशियल ने भी वो एक्टिवेट करना है। अभी तक जो पॉलिसीज है वो एक्टिवेट नहीं हुई। स्टेट बैंक की पॉलिसी एक्टिवेट होनी है, ठीक है, वो अभी तक नहीं हुई है। आपकी जो इदारे हैं, बिल्डिंग कंट्रोल्स हैं, आपके दूसरे इदारे हैं, डेवलपमेंट एजेंसीज हैं, वो सब ने भी एक्टिवेट होना है। तो ये सारे जब तक, उम्मीद कब शुरू होगी? जिस दिन से काम पूरा हो जाएगा। हमारी तरफ से तो चीज़ें रेडी है,
हम तो बैठे हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट लैंड भी लेके आया है नया पाकिस्तान में, हम प्राइवेट लैंड भी दे रहे हैं, गवर्नमेंट अपनी लैंड्स भी दे रही है, मतलब हम हर तरीके से तैयार हैं, लेकिन चीज़ें स्टार्ट नहीं हुई, इसलिए नहीं हुई कि चीज़ें अभी फाइनलाइज नहीं हुई, कुछ चीज़ें अभी तक पेंडिंग है, वो फाइनलाइज होगी तो स्टार्टअप होगा, वो नहीं हुई है। फेडरल गवर्नमेंट में हमारी मीटिंग चल रही है, नया पाकिस्तान में वो चीज़ें भी अभी तक ऐसा नहीं स्टार्ट, अभी तक हम मीटिंग कर रहे हैं, अभी तक रेट ऑफ इंटरेस्ट को तय नहीं किया है हमने। ठीक है, जब वो तय करेंगे तो चीज़ें आगे चलेगी। इसी तरह बिल्डिंग प्लान्स के जो इशू है, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये इस तरीके से होने चाहिए। ये जो आप कंप्लीशन प्लान जो बिल्डिंग्स के हैं, खासतौर पे जो मेजॉरिटी ऑफ बिल्डिंग्स के पास जब नहीं है तो उनके पास गैस नहीं आ रही है, पानी का एक बहुत बड़ा इशू मौजूद है, पानी पर अभी बात भी हो रही थी आपके सामने, तो आप क्या समझते हैं कि ये कितना बड़ा चैलेंज है? मतलब जो ऑलरेडी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, जब वहाँ गैस और पानी नहीं मिला तो नई आने वाली बिल्डिंग्स को कहाँ से मिलेगा? देखिए वहाँ पे अगर कंप्लीशन प्लान नहीं है तो नहीं मिला, जहाँ कंप्लीशन प्लान है वहाँ गैस का कोई इशू नहीं है, पानी भी मिल रहा है, इलेक्ट्रिक भी मिल रही है। इस वक्त कराची में सीवरेज का इशू है, इसलिए कि लाइनें है, उसके लिए बड़ा फंड चाहिए आपको। पानी की बाज़ एरियाओं में हम अभी तक लाइनें नहीं बिछाई, वहाँ भी टैंकर की वजह से इशूज़ चल रहे हैं, हम टैंकर प्रोवाइड करते हैं और टैंकर माफिया एक अपने हिसाब से पूरी चीज़ें ऑपरेट कर रही है। आपको पानी लास्ट 5-6 साल हो गए, K4 हमारा कोई प्रोग्रेस नहीं है, और क्यों नहीं है? कोई लाइन का प्रॉब्लम है, कहीं डायरेक्शंस का प्रॉब्लम है, फेडरल गवर्नमेंट के इश्यूज, लोकल गवर्नमेंट के इशू, कराची के साथ तो प्रॉब्लम है, मतलब हम उसको कर नहीं पा रहे। देखिए जब तक मेरा एक और है कि जब तक हम प्राइवेट सेक्टर को इन अथॉरिटीज़ के साथ नहीं डालेंगे ना, काम नहीं होगा। लाहौर LDA में हमने प्राइवेट सेक्टर को डाला, उसका वाइस चेयरमैन प्राइवेट सेक्टर से है, आज वहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम्स इश्यूज ख़त्म हुए। महकमों के साथ आपको पता है कि एक महकमा है, इसके साथ 20 महकमे और ज्वाइंट हो जाते हैं, तो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होती। ऑनलाइन हमने कहा है, डिजिटलाइजेशन कहा है, ये सारी चीज़ें जब तक होंगी नहीं ये प्रॉब्लम रहेंगे। कि ब्यूरोक्रेसी है, DC ऑफिसर लैंड के इशूज़ चलते हैं, आपके वाटर बोर्ड में वाटर को सीवरेज के इशूज चलते हैं, इलेक्ट्रिक में वो एक बहुत बड़ा सिस्टम जो खुद अपने नेपरा की बात भी नहीं सुनता। तो ये ऐसे इशूज हैं, सब लोगों ने अपनी अपनी दुकानें बहुत तेज करके रखी है, उन सबको कहीं ना कहीं बैठ के हमें सेटलमेंट करना की जरूरत है। कंप्लीशन का आपने कहा, कोई पॉलिसी दे दें, कोई कटलाइन दे दें कराची को, कोई चीजें दे दें ताकि चीजें आगे चले, लोग परेशान ना हो। इलीगल कंस्ट्रक्शन के हवाले से हमने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, लेकिन कैसे तोड़ सकते हैं आप? कोई 10,000 बिल्डिंग्स है, एक 120 गज की, तो ये कैसे उन लोगों को क्या देंगे? किससे बन गई? खुदारा ऐसे नहीं हो सकता। जो शहर है जो बन गए हैं उसी में हमें रहते हुए काम करना है। ठीक है जी। और ये जो खासतौर पर कोरोना की जो सूरत हाल है, इसमें ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है, क्योंकि इसमें एक और चीज़ जो सामने आई है, क्योंकि अनसर्टेनिटी मौजूद है किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी माशरे के अंदर। जब ये सूरत हाल हो जाती है कि आपको आने वाले कल का नहीं पता होता। मिसाल के तौर पे आप कोरोना के पीक की अगर बात करते हैं तो एक बार कहा गया कि कोरोना का पीक जो है वो मई में आ जाएगी, फिर कहा जून में आ जाएगी, फिर अब जुलाई अगस्त की बात हो रही है। अभी भी कुछ श्योर नहीं है कि जनाब कब जो है वो इसकी पीक आएगी और कब ये मामला जाके ख़त्म होंगे। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो इन्वेस्टर है या एक आम आदमी भी जो अपने घर का ख्वाब लेके बैठा हुआ है कि जनाब मुझे अपना घर बनाना है, तो वो पहले जो है वो अपनी बेसिक नीड को देखेगा कि मैं अपनी बेसिक नीड देख लूँ, फिर मैं बाद में इसकी तरफ जाऊं। तो इस लिहाज से तो इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा चैलेंज है। इस इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी दो के कहा गया कि पूछा नहीं जाएगा कि जनाब आप कहां से पैसा ला रहे हैं। इस इंडस्ट्री को ने 1930 के बाद दुनिया में हम कह रहे हैं सबसे बड़ा क्राइसिस है। ठीक है, तो इतना 100 साल मतलब इतना बड़ा क्राइसिस है, पूरी दुनिया के क्राइसिस है, उसी में हमने बजट भी बनाया, उसी के हवाले से चल रहे। तो ये हालात तो बिल्कुल हमें कोरोना को फेस करना पड़ेगा, और कोरोना जब तक इसी तरह इस स्पीड में होगा बाकी चीजें नहीं चल सकती, प्रॉब्लम रहेंगे, बहुत कम चलेंगे। कोरोना के लिए एक मैं आपको और हमारे सबको ये कहूँ कि जिसको भी हो जाए या किसी फैमिली में हो जाए, सपोर्टिंग की जरूरत है। हम लोग उसको बिल्कुल एक आइसोलेशन में छोड़ देते हैं और वो नहीं करते, कुछ भी नहीं होगा। हमें अपने प्यारों से वर्कआउट करना, उनके साथ मोहब्बत करनी है और उसको एक जज्बा देना है, छोड़ के नहीं आ जाना। खासतौर पर मेंटली तौर पर जो है सपोर्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट है, कुछ भी नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ ये लोग एक हमने मीडिया और SOPs पर अमल करें, SOPs को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें। मुस्तकिल बात की जा रही है, जो SOPs आपको बताए गए हैं उस पर आप अमल करें, अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें, लेकिन उसको हावी ना करें अपने ऊपर। मैंने ये भी देखा कि कुछ लोग मैंने देखा डिफेंस में वॉक कर रहे हैं और रनिंग करते हुए एक नहीं 2 मास्क पहने हुए, दूर दूर तक कोई आदमी नहीं है। तो ऐसा भी ना करें कि बहुत ज्यादा हावी हो जाए, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। एक तरफ ये सूरत हाल है, लोग इतनी एहतियात कर रहे हैं, दूसरी तरफ
हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में, बाजारों में लोग मास्क पहन ही नहीं रहे, तो आप इसको ज़रा एहतियात कीजिए। मोहसिन शेखानी साहब, आपको बहुत शुक्रिया। हमारे और जो दीगर मेहमान जिन्होंने ज्वाइन किया उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए। सवाल पाकिस्तान को।